हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। ओके, सो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो वीडियोस में। फर्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी मेटल एंड नॉन मेटल, उनमें डिफरेंस और हाउ दे रिएक्ट, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और जो सेकंड वीडियो है उसमें मेटलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तो वाट मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसको मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगी, और साथ में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं मेरे हैंड रिटन, तो आपको रिवीजन टाइम पे बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होते हैं नेचर में। और पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम है, इसके कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल होते हैं। तो वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करेंगे अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव चार्ज अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो नेचर में बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। तो ये क्या करेगा? ये लूज करने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा और अपना स्टेबल बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं नेचर में। ठीक है, तो इस तरह ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है बेटा, वो मैंने साथ साथ में इसमें लिखा हुआ है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मेटल हार्ड होने के बावजूद इसमें एक्सेप्शन है कुछ। ठीक है ना? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है ना, ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से नॉन मेटल आपके सॉफ्ट हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है डायमंड, जो कार्बन का एलोट्रोप है, वो हार्ड होता है। ठीक है, अब लस्टर। ओके, लस्टर मतलब होता है शाइनी सरफेस। सो ये जो होते हैं मेटल सारे शाइनी होते हैं, और ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? इनमें चमक होती है। इवन कि नॉन मेटल में चमक नहीं होती है, लेकिन इनमें होती है, आयोडीन और ग्रेफाइट में। ये एक्सेप्शन है। थर्ड आता है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होता है? मेलेबिलिटी होता है कि आप एक मेटल को, उसको बीट करके कितना पतली पतली शीट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मिठाई पे जो पतली सी लेयर लगाई जाती है सिल्वर की। ठीक है, तो पतली शीट में उसको कन्वर्ट करना, बीट करके। तो मेटल्स जो होते हैं मेलेबल होते हैं। तो मेलेबिलिटी वही प्रॉपर्टी है कि आप बीट करके मेटल को अपनी शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो सिल्वर गोल्ड हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं। ठीक है, और ज्वेलरी में भी यूज होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल हैं वे मेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, वे ब्रिटल होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है फोर्थ, डक्टाइल। तो डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिससे आप मेटल को स्ट्रेच करके या बहुत लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेटल डक्टाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी लेंथ की वायर बना सकते हो। लेकिन नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं, उनको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला वो ब्रिटल होते हैं, टूट जाएंगे। ठीक है, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, सभी जो भी हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड हीट। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है मरकरी। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर होता है। और लेड, ये भी पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गई। और नॉन मेटल बेड कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, क्यों? इसका एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, जिसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और गैलियम, सीजियम तो ऐसे होते हैं कि आपकी जो हथेली है उसकी वार्म से, उसकी गर्मी से ही मेल्ट हो जाएंगे आपके सामने। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड बहुत हार्डेस्ट हार्डेस्ट मटेरियल है, मेटल है, नॉन मेटल। ठीक है, अब आता है सोनोरस। सोनोरस होता है साउंड प्रोड्यूस करना, उसको स्ट्राइक करेंगे मेटल को तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो मेटल ही होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, जो तो घंटी स्कूलों में जो बजती थी पहले, टन टन आवाज आती है, तो आयरन की होती थी। तो आयरन एक मेटल है, तो उसने साउंड प्रोड्यूस करी है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है मेटल्स की, और इनकी डेंसिटी लो होती है। ठीक है, अच्छा, डेंसिटी आप समझते हो ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आता है सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर।
जो मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को आपने देखा होगा, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। और नॉन मेटल फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो कार्बन सल्फर सॉलिड होते हैं, ब्रोमाइन लिक्विड होता है, नाइट्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन और फ्लोरीन गैस ये ऑब्वियसली गैसेज होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेटल नॉन मेटल में। ठीक है, अब क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, ये खाना बनाने में काम आते हैं। ठीक है, फॉर मेकिंग फूड। क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर होते हैं ईट के और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब एक टर्म आती है एलोट्रोपी या एलोट्रॉप, क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट होता है ना, अगर कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो, ठीक है, और तो वो एलोट्रोप होता है, उसको एलोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन। कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन कोल की फॉर्म में भी मिलता है। तो ये तीनों क्या है, कार्बन के एलोट्रोप हैं। ठीक है, और इसी को एलोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है ना, एलोट्रोपी, कार्बन एक एलोट्रोपी एलिमेंट है। ठीक है ना, और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाते हैं। एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट हो गए तो उससे अलग अलग एलोट्रोप बन गए। इसी तरह ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन O2 होता है, O3 हो जाए तो ये ओजोन बन जाती है। सल्फर भी ऐसे ही वाइट, रेड और ब्लैक फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है ना दोनों की। ठीक है ना, तो ये सल्फर की एलोट्रोप है। अब आता है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने शुरू में बना रखा है चार्ट कि मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और साल्ट सॉल्यूशन के साथ। ये चार ही पढ़ने हैं हमें। तो पहले हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो मेटल जो रिएक्ट करते हैं बेटा, वो डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पे। जो ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज आपकी है लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना, तो उसी रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के चार पांच एलिमेंट होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो वो अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो बीच के होते हैं लेस रिएक्टिव या मिडल रिएक्टिव, वो अलग टाइप से करेंगे, और नीचे के तो नॉन रिएक्टिव होते हैं मोस्टली, जैसे सिल्वर गोल्ड आते हैं, तो इसमें वही करेंगे। तो जब ऊपर के जो मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम और सोडियम दोनों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्साइड बना दिया। लेकिन ये रिएक्शन बहुत विग्रस रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं कि जैसे एयर, ऑक्सीजन बाहर नहीं रख सकते आप सोडियम पोटेशियम को, वरना बर्न हो जाएगा एयर में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसीलिए। ठीक है, इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये देखो, जब मेटल और ऑक्सीजन मिले हैं तो मेटल ऑक्साइड बना है। ठीक है ना, तो मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। ठीक है ना, कैसे पता लगेगा ये बेसिक है मेटल ऑक्साइड? क्योंकि जो मोस्ट रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये इसका टेस्ट है, ये पहले भी कर चुके हैं। अब आता है लेस रिएक्टिव, यानी कि जो बीच के मेटल थे मिडिल रिएक्टिव, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह। तो ये क्या करेंगे, इनको ऑक्सीजन में रिएक्ट कराने के लिए हीट करना पड़ता है। हाई रिएक्टिव से उनको हीट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा उनको एयर में रख दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, विग्रसली रिएक्ट करेंगे। लेकिन इनको ऑक्सीजन में रिएक्ट कराने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट करोगे तब ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है ना, ये हम मैग्नीशियम रिबन टेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कर चुके हैं, केमिकल इक्वेशन में। ठीक है ना, पहले चैप्टर में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हीट कराएंगे तो एक वाइट वाइट पाउडर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम रिबन टेस्ट किया था हमने, और डेजलिंग वाइट फ्लेम लाइट निकलेगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ हीट कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, इसमें वाइट फ्लेम निकलेगी। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब हीट कराएंगे तो एक ब्लैक लेयर होगी, लेकिन ये काला हो जाएगा, मतलब कि ब्लैक लेयर हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड की। लेकिन ये बर्न नहीं होता है, और बर्न होगा तो बहुत लंबा टाइम ले लेता है, हो जाता है लेकिन लंबे टाइम लेगा। अब आते हैं नॉन रिएक्टिव, सिल्वर, गोल्ड, ये तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं ऑक्सीजन से, हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये एक फ्लेम टेस्ट है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे अगर आप कॉपर वायर को, अगर आप फ्लेम दोगे, हीट कराओगे, जलाओगे, तो एक ग्रीन कलर की फ्लेम निकलेगी। कैल्शियम को कराओगे, ऑरेंज रेड कलर की फ्लेम निकलेगी। पोटेशियम की लाइलेक, सोडियम की येलो, और लिथियम की क्रिम्सन कलर की फ्लेम निकलेगी। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो फ्लेम टेस्ट से कि कौन सा मेटल है। ठीक है, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब आता है, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं?
अब जैसे मैंने बताया कि जनरली मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं, नेचर में बेसिक हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिड एज वेल एज बेसिक नेचर शो करते हैं, तो उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, वो एसिड भी हो सकते हैं बेसिक भी हो सकते हैं। जैसे पहले हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ले लिया, एसिड के साथ रिएक्ट कराया HCl के साथ, सॉल्ट और वाटर बन गया, ठीक है, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। अब सॉल्ट वाटर कब बनता है, जब आप बेस को एसिड के साथ या एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, तो इसका मतलब ये बेस है ये एसिड है, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी सॉल्ट और वाटर बनेगा, इसका मतलब बेस के साथ रिएक्ट कराने पे ये एसिड हो गया हमारा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज बेस और एसिड दोनों की तरह रिएक्ट करता है, तो इसलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। सिर्फ एल्यूमिनियम और जिंक याद रखना, इसी तरह आप जिंक की रिएक्शन भी कर सकते हो। अब सेकंड था मेटल विद वाटर्स, वाटर। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस निकलेगी। H2 गैस का टेस्ट हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, पोप साउंड, ठीक है ना, पोप साउंड बर्निंग फ्लेम को लेके आओगे H2 गैस के पास तो पोप साउंड के साथ एक्सटिंग्विश हो जाएगी, पोप साउंड करके एकदम से एक्सटिंग्विश हो जाएगी आपकी कैंडल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी वही अलग अलग टेस्ट है कि कुछ मेटल तो ठंडे वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ स्टीम के साथ करेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं वाटर के साथ रिएक्ट किसी भी फॉर्म में। तो ये डिपेंड करेगा उनकी रिएक्टिविटी पे। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है ना, ऊपर की रिएक्टिविटी सीरीज के जो 5 मेटल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं, 4 मोस्टली, ठीक है ना। तो सोडियम पोटेशियम, तो ये रिएक्ट विद वाटर वायलेंटली, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है और एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है। तो वाटर में डाल दो इसको, ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकली, लेकिन हाईली एक्सोथर्मिक है। ये इतनी एक्सोथर्मिक है कि अगर आप इन दोनों को, पोटेशियम और सोडियम को अपनी पाम पे भी रखोगे ना, पाम में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना, तो उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके आपके हाथ में छाले ब्लिस्टर हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे हाथ में, ठीक है। तो अब लो रिएक्टिव पे आ जाते हैं बेटा। तो जो बीच के मेटल होते हैं थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वे हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, वो भी H2 गैस निकालेंगे, लेकिन रिएक्शन वायलेंट नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, इसमें वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे होगा इसमें, कि लो रिएक्टिव मेटल जैसे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम जो होगा वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देगा। क्यों फ्लोट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो H2 गैस है ना, ये कैल्शियम के सरफेस के से स्टिक हो जाएगी H2 गैस, ठीक है ना, और बबल की फॉर्म में बाहर दिखने लग जाएगा कैल्शियम फ्लोट करता हुआ, ठीक है। तो Mg, अब देखो कैल्शियम ने क्या करा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा, लेकिन जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इसमें भी वही होगा कि जो मैग्नीशियम है वो बबल की फॉर्म में पानी के सरफेस पे फ्लोट करेगा, क्योंकि H2 गैस स्टिक हो गई उसके चारों तरफ उसके सरफेस पे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, ठीक है, ये भी रिएक्शन वायलेंट नहीं होगी। अब आते हैं एल्यूमिनियम जिंक आयरन। ये ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्साइड बनाएंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो आप एक टेस्ट है एनसीईआरटी में, यहाँ पे क्या बोला मैंने, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन। तो यहाँ पे मान लो हमने आयरन ले लिया, ठीक है ना, कुछ भी ले लो, जिंक ले लो, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने आयरन ले लिया और यहाँ पे कॉटन को पानी में डिप करके उसको मॉइस्ट करके रख दिया है। अब जैसे पानी इस कॉटन को टच करेगा, इसमें पानी है तो क्या होगी, फ्यूम्स भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगी, तो स्टीम को ही तो रिएक्ट कराना है मेटल के साथ, ठीक है। जो तो ये मेटल क्या होगा, मैं अब ये बोला है मैंने, ठीक है ना, ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और ये जो गैस निकल रही है, ठीक है ना, H2 गैस, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो पानी में नीचे ये बबल की फॉर्म में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, पता लग गया इसमें, ये बबल्स जो दिख रहे हैं हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो ये नीचे मैंने छोटा सा चार्ट बना रखा है कि ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ सॉरी, ठीक है, और ये जो बीच के हैं ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो है एल्यूमिनियम जिंक, ये कोल्ड वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो है शुरू के 4 ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ये ऑक्साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिर्फ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये शुरू में ही बता दिया था कि कुछ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं कुछ ऑक्साइड बनाते हैं,
मेटल वाटर के साथ, ठीक है, और पीछे वाले कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि सिल्वर और ये जो है गोल्ड, ये वाटर के साथ किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब आता है हमारा मेटल विद एसिड, ठीक है ना। मेटल जो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, अब वही है, अगर जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, जो लेस रिएक्टिव है वो स्लोली स्लोली रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें दे रखा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है। अब हाई रिएक्टिव का तो बता ही नहीं रखा है एसिड के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ले लिया, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। तो ये जो क्या करेंगे, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और वे पॉप साउंड टेस्ट से पता लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह एफ आयरन को आपने एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, तो आयरन रिएक्टिव है, तो SO4 के साथ रिएक्ट करके H2S गैस निकालेंगे, ठीक है। अब आता है कॉपर, कॉपर को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, अब देखो बेटा कॉपर तो लेस रिएक्टिव होता है, H से भी नीचे आता है, जो हाइड्रोजन सीरीज से नीचे आएगा, ठीक है ना, तो वो खुद ही लेस रिएक्टिव है, तो वो नहीं रिएक्ट करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक स्पेशल केस है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल रही है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है कि ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं निकालेगा, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब उसको वाट हाइड्रोजन दे देगा और कहेगा तो वाटर बना दे, ठीक है ना, तो वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज कर दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चली गई और उसने वाटर बना लिया, तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनी। अब जो खुद ऑक्सीडाइज का एजेंट होता है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और फिर ये जो NO3 है ये रिड्यूस हो जाएगा NO2 में, NO2 या सोडियम ऑक्साइड, सॉरी हाँ सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है, N नाइट्रोजन होता है, ओके। तो इसमें वही रीजन बताना है, जैसे हाइड्रोजन था क्या हो गया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया HNO3 ने, और बोला तो पानी ले ले, वाटर बना दिया, तो हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं निकली, और खुद रिड्यूस हो गया HNO3 और NO2 बना दिया, तो ये जो NO2 है वो टॉक्सिक फ्लेम होती है, ठीक है। तो रिएक्शन आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, कॉपर HNO3 के साथ CuNO3 कॉपर नाइट्रेट बनाता है, NO2 गैस निकलती है और HO2 वाटर, ठीक है। अब क्या कहता है, ये जो H2 गैस है इसमें भी वही बबल्स फॉर्म होते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो। हम्म, तो ये ऊपर वाले इनका दे रखा है बेटा, ठीक है ना, जो H2 गैस कैसे बबल के फॉर्म में निकली है, ये टेस्ट करके दिखाया हुआ है H2 गैस का, ठीक है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अच्छा, अब ये कहता है कि जैसे HNO3 है, ठीक है ना, ये मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, बट क्या होता है, बट मेटल्स जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है ना, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे सकते हैं, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या क्या था कि HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोजन गैस में निकालेगा, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में एक्सेप्शन है, ये निकाल लेगा, लेकिन वेरी डाइल्यूट HNO3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट कौन से होते हैं, सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट होते हैं। तो हमने ये मेटल ले ली, जिंक, आयरन, कॉपर, तो ये इसके साथ क्या करेंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएंगे, वो रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देंगे, कॉपर को अकेला छोड़ देंगे और सल्फेट के साथ खुद रिएक्ट कर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। और सल्फेट इसमें ब्लू कलर का था, रेड रेड या ब्राउन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसमें आयरन के साथ अगर कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा, तो ये ब्लू कलर का था, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर अलग से, ये हमने इसका दिखा रखा है टेस्ट, ठीक है ना, ये आयरन में डाल रखी है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो कैसा हुआ, कुछ टाइम के बाद ये सॉल्यूशन का भी कलर चेंज हो गया है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन का कलर पेल ग्रीन हो गया है, और जो ये आपकी आयरन नेल है ये ब्राउनिश हो गई है, ठीक है ना। तो ये इसका टेस्ट है। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ छोटा सा कि क्या चेंजेस आते हैं जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो ये तीन तो है नहीं, तो ये आएगा कि ब्लू से पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो गया ये, और ब्राउनिश कलर हो गया नेल का, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब जैसे एक ये रिएक्शन ही होगी कॉपर और जिंक सल्फेट,
ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, खुद ही लेस रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इसके साथ रिएक्ट तोड़ेगा ही नहीं अपना बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि कॉपर इससे लेस रिएक्टिव है। ओके, सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, आ, ये एक आयनिक बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है ना, तो सोडियम में 11 एटम नंबर है, तो इसके जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, क्लोरीन में 17 है, तो आउटरमोस्ट शेल में है 7। तो ये क्या करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या ये कह सकते हो स्टेबल होने के लिए, एक इसको दे देगा, दे दिया, तो इसमें 2 8 हो गए, इसमें 2 8 8 हो गए, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये देगा, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और ये क्लोरीन लेगा तो नेगेटिव चार्ज लगेगा, तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया, ये कैटायन बन गया, ये एनायन। और जब कैटायन एनायन मिलते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड होकर वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह रिएक्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ। तो इसमें एक दो और एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ऑक्सीजन की ये है। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 ले लेगा, और कैल्शियम ये 2 इसको दे देगा। तो इस तरह बनाएंगे, जैसे कैल्शियम के हमने आउटरमोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इसके 2 दिखा दिए। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 हैं, इसमें 6 दिखा दिया, इसको डॉट से दिखा दिया, इसको क्रॉस से दिखा दिया, तो ये इसको दोनों दे देगा, तो ये भी पूरा हो गया और ये भी पूरा हो गया, स्टेबल हो गए दोनों। तो ये दे के पॉजिटिव चार्ज 2 प्लस बनाएगा, ये लेके 2 माइनस बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अ, इन्होंने अपना आयनिक बॉन्ड बना लिया कैटायन और एनायन से। तो ये आपको रिएक्शन याद करनी है। तो कैल्शियम ने क्या किया, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और Ca2 प्लस बनाया है 2 इलेक्ट्रॉन दे के। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ले लिए और O2 नेगेटिव बना लिया। तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म, बिकॉज किसकी वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कोवलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है फॉर तीसरा एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड में, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। वही मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, क्लोरीन की ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, अब इसमें मैग्नीशियम 2 देना चाहेगा और ये 1 लेना चाहेगा, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, 1 लेना चाहेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम 2 है तो क्लोरीन के हम 2 मोलिक्यूल लेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन क्लोरीन, तो एक इस मॉलिक्यूल को दे देगा मैग्नीशियम, एक इसको दे देगा, तो सारे स्टेबल होते हैं इस फॉर्म में। तो इसलिए इसकी रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करा है, दे दिए और 2 पॉजिटिव बन गया, और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और 2 नेगेटिव बन गया, ठीक है। इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब हाँ, ये मतलब को आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं इसको। तब आता है प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड फिजिकल नेचर कैसी होते हैं, हार्ड सॉलिड होते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, किसमें, कैटायन और एनायन के बीच में, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ब्रिटल होते हैं नेचर में, ठीक है ना। मतलब कांट बी ब्रेक इफ प्रेशर इज अप्लाइड, अच्छा सॉरी, कैन बी ब्रेक इफ प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है ना। ब्रिटल मतलब कि जैसे कांच होता है, जैसे शीशे का ग्लास टूट एकदम से आप नीचे डालोगे तो टूट जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से होते हैं। लेकिन वैसे तो सॉलिड होता है ना, हार्ड है लेकिन ब्रिटल है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो हाई होगा, क्यों, क्योंकि इनमें शेयरिंग से कौन सा आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी इसको स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। थर्ड है सोलिबिलिटी, सोलिबल होते हैं आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर, बट इंसोल्युबल होते हैं पेट्रोल, केरोसिन या एल्कोहल में, ठीक है। जैसे नमक आयनिक कंपाउंड बना रहा है ना NaCl, तो पानी में तो घुल जाएगा क्योंकि पानी पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन एल्कोहल, शराब ले सकते हो, उसमें नहीं, वो नहीं होगा, नहीं मिक्स होगा उसमें, ठीक है ना, सोल्यूबल नहीं होगा। तो ये सोलिबिलिटी का है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो होती है अगर वे मोल्टन में है या लिक्विड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे,
लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे आयन कंपाउंड। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आयन का मूवमेंट ही नहीं होगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना, और आयन ही मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब सेकेंड वीडियो में हम करेंगे पूरा मेटलर्जी।